हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब सारी पढ़ाई भी करते होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपकी कक्षा 7 में। और आज हम कराने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला से हमारा समाज और पर्यावरण। स्वागत है बच्चों आज के पाठ 11 में, और आज हम पढ़ेंगे हमारा वायुमंडल। तो सबसे पहले है भूमिका। भूमिका में है वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल की परतें, वायुमंडलीय दाब और तापमान और वायु प्रदूषण। हम पृथ्वी के ठोस धरातल पर रहते हैं जो वायु के आवरण से घिरा है। इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का लगभग 100 किलोमीटर ऊंचा एक आवरण है जो सूर्य के हानिकारक प्रभावों से पृथ्वी की रक्षा करता है और सजीवों को उनके लिए आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। सौरमंडल में अन्य किसी ग्रह पर वायुमंडल विद्यमान नहीं है, अतः इन ग्रहों पर जीवन का अस्तित्व नहीं है। शुक्र ग्रह पर पृथ्वी की अपेक्षा 100 गुना अधिक सघन और गर्म वायुमंडल है। इन वायुमंडलों में जल अपनी जलीय अवस्था में नहीं रह सकता। और अब है वायुमंडल का संगठन। पृथ्वी के वायुमंडल को हम देख नहीं सकते, किंतु यह हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं कोई अकेली गैस नहीं है, यह अनेक गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल की प्रमुख गैसें हैं नाइट्रोजन 78.09%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में अन्य गैसें भी हैं। वायु में कुछ मात्रा में धूल और जलवाष्प भी उपस्थित होती है। अब है वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतें, वायुमंडल की 5 परतों को प्रतिभाषित किया गया था। कितना? वायुमंडल की 5 प्रमुख परतों को परिभाषित किया गया है। ये परतें पृथ्वी से अपनी दूरी और अपने विशेष गुणों के अनुसार परिभाषित हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। पृथ्वी के धरातल के सबसे निकटतम पर उपस्थित वायुमंडल की निचली परत जो है क्षोभ मंडल कहलाती है। यह पृथ्वी के धरातल से लगभग 8 से 16 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। क्षोभ मंडल में वायु का कुल 9/10 भाग सम्मिलित है। इसमें तापमान प्रत्येक 1000 मीटर बाद 60 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। क्षोभ मंडल विषुवतीय क्षेत्र में 18 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तक रह जाती है। इस मंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत काफी ऊंचा होता है। मौसम और जलवायु संबंधी घटनाएं सामान्यतः इसी मंडल में ही होती हैं। यह सघन वायु वाली परत है। इसमें लगभग सभी गैसें, जलवाष्प और धूल कण पाए जाते हैं। मानव और अन्य जीवों का जीवन इसी परत पर निर्भर है। यह वायुमंडल की सबसे विशुद्ध परत है। वायुमंडल की दूसरी परत समताप मंडल है, जो भूमि से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। समताप मंडल में अंतरिक्ष से पृथ्वी तक पहुंचने वाली सूर्य की किरणें परमाणुओं से टकराती हैं और ये किरणें कमजोर हो जाती हैं, जो कि पृथ्वी पर आक्रमण करती हैं। इस परत में लगभग 60 डिग्री सेल्सियस यानी कि 76 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म रहता है, जो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा हो जाता है। इस परत में ओजोन पाई जाती है, जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। जलवायवीय और मौसमी घटनाएं इस मंडल में नहीं होती हैं, इसलिए ये वायु उड्डयन के लिए आदर्श परत है। यहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में भी कमी होती है। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल है, जो लगभग 80 किलोमीटर यानी कि 50 मील ऊंचाई तक
पाया जाता है। ये बहुत ठंडी परत है। इसमें तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ नीचे गिरता है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इसका निम्नतम बिंदु गर्म होता है। मध्य मंडल के दूसरी ओर लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमंडल है। इसमें आयन मंडल 80 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के मध्य स्थित है। सूर्य से प्राप्त कण आयन मंडल को बाधित कर देते हैं और प्रकाश का एक प्रज्वलित पर्दा बनाते हैं जिसे ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। वायु प्रतिरोध के कारण उल्काएं जलने लगती हैं। पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह कक्ष इसी परत में होते हैं। छोटी, मध्यम और लंबी रेडियो तरंगें आयन मंडल से ही पृथ्वी पर वापस भेजी जाती हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहन मंडल। ये देखिए इस चित्र में बिल्कुल साफ साफ हमें ये दिखाई दे रहा है। कभी कभी तापमान उल्काओं के जलने के कारण 2000 डिग्री सेल्सियस तक की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इसके निचले भाग में गैसों के कम विद्युत आवेशित तरंगों वाले होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। ये आयन मंडल हमारी संचार व्यवस्था में विशेष योगदान देते हैं। इन आयनों की उपस्थिति के कारण ही इस परत को आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। और अब है बाह्य मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है जो 400 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। ये वाली बच्चों, ये वाली परत है। यह पृथ्वी से लगभग 900 किलोमीटर यानी कि 560 मील ऊंची वायुमंडल की सबसे ऊंची परत है। उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें इस परत से होकर अंतरिक्ष में जाती हैं। यहाँ वायु बहुत विरल होती है और अंतरिक्ष में गैसों के अणु निरंतर रास्ता पाने में असमर्थ रहते हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। यह वायु के पूरे आयतन का 75% है। जब हम वायु में सांस लेते हैं तो फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, किंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और अब है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। आयतन में ये वायु का 21% भाग है। ऑक्सीजन जीवन के लिए आवश्यक गैस है क्योंकि सभी जीव जंतु सांस के साथ ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं जो जीवन क्रिया को व्यवस्थित करती है। ऑक्सीजन जलने में सहायक गैस है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। आर्गन, हीलियम और मीथेन वायु में कम आयतन में पाई जाने वाली अन्य गैसें हैं, किंतु कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु का केवल 0.03% होती है, वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। जलवाष्प वायु का एक अन्य घटक है तो जो जलवायु संबंधी परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायुमंडलीय दाब और तापमान। पवन साधारण रूप से गतिशील वायु है। हम वायु को देख नहीं सकते, यह पूरे समय हमारे ऊपर दबाव डालती रहती है। वायुमंडल पृथ्वी पर काफी दबाव डालता है किंतु हम इसे अनुभव नहीं करते क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक समान दाब बाहर की ओर धकेलता है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से वायुमंडल स्थिर है, इसलिए यह पृथ्वी पर दबाव डालता है। इसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वायु दाब कम हो जाता है। वायु दाब को एक यंत्र द्वारा नाप सकते हैं जिसे वायु दाब मापी यंत्र या बैरोमीटर कहा जाता है। हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायु दाब और तापमान दोनों ही कम होते जाते हैं। विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान में परिवर्तन होने के कारण वायुमंडल को कई परतों में विभाजित किया जाता है। वायु दाब में अंतर होने से वायु में गति उत्पन्न होती है और इस गतिशील वायु को पवन कहते हैं। सर्वत्र पृथ्वी पर वायु दाब एक जैसा नहीं होता। विषुवतीय वृत्त पर पृथ्वी बहुत गर्म होती है। यहाँ वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है और यहाँ वायु का दाब कम हो जाता है जिसे विषुवतीय मंद वायु दाब या
वायु विहीन या विषुवतीय प्रशांत पेटी भूमध्य रेखा के आसपास के समुद्र का भाग जहां ना के बराबर वायु होती है और पतवार वाले जहाज नहीं चलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? विषुवतीय प्रशांत पेटी कहते हैं। चूंकि वायुमंडल में कोई स्थान निर्वात नहीं रह सकता, अतः आसपास के अपेक्षाकृत ठंडे और उच्च दाब वाले क्षेत्रों से वायु दाब निम्न दाब वाले क्षेत्रों के निर्वात स्थान को भरने के लिए आ जाती है। इस प्रकार पवन उत्पन्न होती है। मानसून इन पवनों के चलने का एक अच्छा उदाहरण है। मानसून वायुमंडल के संचरण से संबंधित है, जो कि ऋतुओं के रूप में लौटना चाहता है। यद्यपि इस पर मौसमी बदलाव का मापदंड पूर्णतया पवन तंत्र होता है। मानसूनी संचरण एशिया में एक आदर्श रूप में पाया जाता है। केवल हिंद महासागर में मानसून का वास्तविक रूप से पता लगाया जा सकता है। उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने मार्ग से दाईं ओर विचलित होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में पवन अपने मार्ग से बाईं ओर विचलित होती है। व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पूर्वी पवनें 3 प्रकार की स्थायी पवनें हैं। आवृत्ति पवनें भारत के आंतरिक मैदानों के ऊपर की ओर गर्म हवा हो जाने के कारण चलती हैं। उत्तरी भारत के मैदानों में लू, पश्चिमी बंगाल में काल बैसाखी, कुछ अन्य स्थानीय पवनें हैं। एनीमोमीटर का प्रयोग बहती हुई पवन की गति मापने के लिए किया जाता है, जबकि जिस ओर पवन बहती है उस दिशा को ज्ञात करने के लिए दिक्सूचक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फ्रांस में राइन घाटी में आल्प्स पर्वत से उत्तर में निम्न ताप की पर्याप्त ठंडी और शुष्क पवनें बहती हैं, जो स्थानीय फसलों को हानि पहुंचाती हैं। इसे मिस्ट्राल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे मिस्ट्राल कहते हैं। यह एक अन्य स्थानीय उष्ण पवन है। यह गर्म पवन सहारा से इटली पहुंचती है। यह उस क्षेत्र की वनस्पति को नष्ट कर देती है जिसमें यह बहती है। बादल, वर्षा, बर्फ, ओस आदि वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प के द्वारा बनते हैं। वायु में विद्यमान जल वाष्प वायु की आर्द्रता कहलाती है। वाष्पीकरण जल से जलवाष्प बनने की प्रक्रिया है। वायु में विद्यमान जलवाष्प विभिन्न आकृतियों जैसे बादल, कोहरा, धुंध, ओस तथा पाले में बदल जाती है। वायुमंडल में काफी ऊंचाई पर वायु में विद्यमान जलवाष्प के संघनन होने से घने बादल बनते हैं। बहुत सूक्ष्म जल की बूंदें 0.02 से 0.06 मिलीमीटर व्यास के बादलों को बनाती है। बादल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पक्षाभ मेघ, स्तरी मेघ, कपासी मेघ और वर्षा मेघ। बादल आकाश में तैरते हुए दिखाई देते हैं जब वे अधिक भारी होने के कारण यानी कि जल या हिमकरण तैर नहीं पाते तो वर्षा या हिमपात के रूप में नीचे आ जाते हैं। वर्षा प्रमुखतया 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? उच्चावच या पर्वतीय वर्षा, संवहनीय वर्षा या और चक्रवातीय या वाताग्री वर्षा। पादपों और पशुओं के जीवन यापन के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी जीव जंतुओं में नया जीवन लाती है और इससे धरातल को ताजा जल प्राप्त होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी हो जाती है और सूखा पड़ जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। वर्षा की मात्रा यंत्र की सहायता से मापी जा सकती है, जिसे वर्षा मापी कहते हैं। जब तापमान 0 डिग्री से भी कम हो जाता है तो जल कण हिमकणों में बदल जाते हैं और नीचे गिरने लगते हैं, जिसे हिमवृष्टि कहते हैं। वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की दशाएं जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि मौसम कहलाती है। संपूर्ण भारत में मौसम के कई केंद्र हैं। ये सभी केंद्र तापमान, वर्षा और अन्य मौसम संबंधी दशाओं का विवरण रखते हैं। मौसम विज्ञानी उपलब्ध सूचनाओं का विश्लेषण करते हैं और अगले दिन के लिए मौसम की दशाओं की सूचना और पूर्वानुमान दिया जाता है। मौसम संबंधी सूचनाओं वाले मानचित्र और मौसम के उपग्रहों से प्राप्त करते हैं, जो देश के ऊपर फैले बादलों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। इनसे मौसम को समझने में
आसानी होती है। किसी स्थान के मौसम की औसत दशाओं को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। और अब है वायु प्रदूषण। वायु में मिल जाने वाले अवांछित तत्व वायु प्रदूषक कहलाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, ठोस और गैसीय। प्रदूषण से तात्पर्य प्राकृतिक घटकों में अवांछित तत्वों को मिल जाना है। आज यह एक गंभीर समस्या है और यह हमारे जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करता है। प्रदूषित वायु जहरीली होती है और सभी जीवधारियों के लिए अनेक समस्याओं का कारण बनती है। निम्नलिखित वस्तुएं वायु प्रदूषण का कारण है। कौन कौन सी? धुआं, घरों से निकलने वाला धुआं, कारखानों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं। और फिर है धूल, कण और जीवाणु। कारखानों के आसपास और बड़े शहरों में वायु जो है वो स्वच्छ नहीं रहती, क्योंकि कारखानों में कोयला जलता है। धुआं और वायु में मिश्रित गैसें वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। वाहनों में जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल आदि जलता है। वाहनों से निष्कासित पदार्थ गैसीय प्रदूषण का एक बहुत ही खतरनाक रूप है। यह व्यस्त यातायात वाले क्षेत्रों में वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ाता है। यह गैस बहुत विषैली होती है। धूम कोहरा प्राकृतिक कोहरे और धुएं का एक मिला जुला रूप है। यह शीत ऋतु में संध्या के समय देखा जा सकता है। यह उन तत्वों का मिश्रण है जिनसे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वायु प्रदूषण पृथ्वी पर जीव जंतुओं में एक गंभीर खतरे की आशंका प्रस्तुत करता है। हानिकारक गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि मानव जाति में श्वास संबंधी समस्याओं का कारण है। हम सभी को वायु प्रदूषण रोकना चाहिए अथवा इसे कम करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। वायु प्रदूषण को कम करने के क्या क्या उपाय हैं, चलिए पढ़ते हैं। हमें भोजन पकाने में लकड़ी के स्थान पर तरल पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी का प्रयोग करना चाहिए। हमें बड़ी संख्या में वृक्ष लगाने चाहिए। कारखानों में धुएं रहित विधियों तथा प्रदूषण रोधी उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। सभी कारखानों में छन्नी वाली चिमनियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि हानिकारक गैसें वायु में मिश्रित ना हो। धूम्रपान पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए। प्रदूषण को रोकने के लिए समय समय पर वाहनों की जांच करानी चाहिए। हमें वाहनों में सीएनजी गैस का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि सीएनजी गैस धुआं नहीं छोड़ती है। पशुओं की गोबर से बनी बायोगैस एक सस्ता और उत्तम ईंधन है। हम भोजन पकाने में सौर ऊर्जा का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा आज का एक मुख्य पाठ जिसके माध्यम से हमने बहुत सारी जानकारी ली। और अब है इस पाठ में कुछ याद रखने योग्य बातें। सबसे पहले है पृथ्वी गैसों की परत से घिरी है जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण यातायात के आधुनिक साधन तथा उद्योग धंधे हैं। वायुमंडल की विभिन्न परतें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल तथा बाह्य मंडल है। हम पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल में रहते हैं। वायु दाब के अंतर होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है और गतिशील वायु को पवन कहते हैं। और इसके साथ हमारे आज का पाठ समाप्त होता है। इस आशा करते हैं पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों, और इसका अभ्यास कार्य आपको स्वयं करना होगा। और इसके साथ ही हमारे पाठ समाप्त होता है। आभार।